EFM पेपर सेकंड, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था पेपर में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। पिछले वीडियोस में हम मौद्रिक नीति का अर्थ, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति की उपयोगिता एवं महत्व पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें मौद्रिक नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा, उसकी लागत तथा उसके उपयोग को इस प्रकार नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन उपकरणों की सहायता से मौद्रिक नीति का संचालन करता है। और कौन कौन से मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ए भाग में साख नियंत्रण के उपकरण और बी भाग में साख सुविधा विस्तार के उपकरण। जहां तक बात करें हम साख नियंत्रण के उपकरण ए भाग की, तो इसके अंतर्गत साख की मात्रा, उसके उपयोग तथा उसकी लागत को प्रभावित करने वाले उपकरणों का समावेश होता है। और इसमें हम शामिल करते हैं बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोषानुपात, वैधानिक तरल कोषानुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, चयनित साख नियंत्रण, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार प्रसार एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई। इन सभी उपकरणों को हम इसमें शामिल करते हैं। इसका पहले हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए भाग में साख नियंत्रण के उपकरण, जिसमें फर्स्ट है बैंक दर। बैंक दर यह वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है अथवा उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती करता है। जब बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बैंक ऋणों की लागत बढ़ जाती है, फलस्वरूप बैंक ऋणों की मात्रा घटने लगती है और ऊंची बैंक दर की महंगी साख नीति कहा जाता है। जब बैंक दर को घटाया जाता है तो बैंक ऋण सस्ते होने से साख की कुल मात्रा बढ़ने लगती है, जिसे हम चीप मनी पॉलिसी या सस्ती साख नीति कहते हैं। भारत में 1951 से ही महंगी साख नीति का अनुसरण किया गया है। बैंक दर जो कि प्रारंभ में 3% थी, उसमें अनेक बार परिवर्तन किए गए और वर्तमान में यह दर 4.25% है। सेकेंड इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यह साख नियंत्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। इसमें साख की मात्रा में वृद्धि करने के लिए देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है, जिससे प्रतिभूति धारकों के पास मुद्रा आ जाती है और वे इसे बैंकों में जमा कराते हैं, जिससे बैंकों की निर्माण क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है, जिससे जनता एवं बैंकों के पास की मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास जमा होने लगती है तथा बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाती है। तो भारत में खुले बाजार की क्रियाओं का साख नियंत्रण में काफी उपयोग होता रहा है। थर्ड, नकद कोषानुपात में परिवर्तन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशो, जिसे हम CRR के नाम से संबोधित करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में जमा कराना अनिवार्य होता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशो या नकद कोषानुपात कहते हैं। जब देश में साख की मात्रा कम करनी होती है तो देश का केंद्रीय बैंक CRR की दर को बढ़ा देता है। इससे बैंक जमाओं का अधिक भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाने से बैंकों की साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब साख की मात्रा बढ़ानी हो तो CRR की दर घटा दी जाती है, जिससे बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कम राशि जमा करानी होती है और इसके फलस्वरूप बैंकों के पास उधार देने के लिए राशि बढ़ जाती है। बैंकों की साख निर्माण क्षमता बढ़ जाती है और भारत में भी नकद कोषानुपात या CRR में अनेक बार परिवर्तन किए गए हैं और इसने बैंकों की साख निर्माण क्षमता को काफी प्रभावित किया है। वर्तमान में यह CRR की जो दर है वो 3% है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात परिवर्तन, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम शॉर्ट में SLR लिखते हैं। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार भारत में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग
अपने पास ही तरल कोषों में रखना पड़ता है। प्रारंभ में जो ये दर थी वो 25% थी कुल जमाव का, और वर्तमान में यह दर 18% है। नेक्स्ट, रेपो दर। यह ब्याज की वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने द्वारा पूर्व निर्धारित प्रतिभूतियों को अतिरिक्त जमानत पर बैंकों में आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निर्धारित वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो दर। जिस ब्याज दर पर देश का रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त तरल कोषों को जमा के रूप में स्वीकार करता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इस ब्याज दर को बढ़ाने पर बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलती है, जबकि इस ब्याज दर को घटाने पर अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि में मंदी पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें चयनात्मक साख नियंत्रण या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यह साख नियंत्रण की वह गुणात्मक विधि है जो कि साख की कुल मात्रा को प्रभावित किए बिना ही साख के उपयोग, प्राथमिकता तथा लागत को प्रभावित करती है। इसके लिए रिजर्व बैंक कई तरीके अपनाता है, जिसमें है मार्जिन निर्धारण, अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारण और विभेदात्मक ब्याज दरें। इसके अलावा चयनित साख नियंत्रण में आयत पूर्व जमा, आयत कोटा निर्धारण, जमा को सीआरआर का भाग मानना आदि जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं, जो कि सभी चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता साख नियंत्रण, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल। जब देश में टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है तो केंद्रीय बैंक उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करने के लिए ऋणों को घटाता है या उन्हें महंगा करता है, जबकि उनकी मांग में कमी होने पर मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता साख में वृद्धि की जाती है। ब्याज दरें नीचे रखी जाती है ताकि उनकी मांग बढ़े। नेक्स्ट, नैतिक अनुनय, मॉरल सुएशन। इस विधि के द्वारा केंद्रीय बैंक अपने से संबंधित बैंकों को गश्ती पत्रों के माध्यम से, प्रपत्रों के माध्यम से उन पर अपना नैतिक दबाव डालकर एक निश्चित दिशा में काम करने का अनुरोध भी कर सकता है। नेक्स्ट, प्रचार प्रसार और पब्लिसिटी। यह साख नियंत्रण का वह उपकरण है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक प्रचार प्रसार के द्वारा वित्तीय संस्थाओं, सरकार तथा जनता को एक निश्चित दिशा में कार्य करने की सलाह देता है। एंड लास्ट, इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन। देश के केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण का बहुत ही कठोर उपकरण है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के आदेशों की निरंतर उपेक्षा करने वाले बैंकों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़े इसके अंतर्गत साख नियंत्रण के उपकरण। इसके बी पार्ट में पढ़ेंगे अब हम साख सुविधा विस्तार के उपकरण, जिसमें है साख सुविधा विस्तार के उपकरण में निम्न उपकरणों का सहारा लिया जाता है, जिसमें फर्स्ट, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन विस्तार, बैंक शाखाओं का विस्तार, चलन मुद्रा का विस्तार, बिल बाजार का विकास, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं, गरीबी निवारण के लिए ऋण सुविधा एवं लास्ट, चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती सुविधा। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साख सुविधा विस्तार के उपकरण। विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार के लिए देश के केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख सुविधा के विस्तार के लिए बहुत सारे उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, संचालन एवं विस्तार, एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मौद्रिक नीति के उपकरणों में औद्योगिक बैंकों, दीर्घकालीन वित्त संस्थाओं एवं निगमों की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, राज्य वित्त निगम तथा नाबार्ड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि कई निगमों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आता है इसमें बैंकिंग शाखाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस। भारत में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकिंग शाखाओं के विस्तार में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है।
जहां भारत में 30 जून 1969 में बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 8,262 थी, वहां 30 जून 2001 को शाखाओं की संख्या 65,931 हो गई और वर्तमान समय में ये संख्या लगभग 1,45,555 पहुंच गई है। नेक्स्ट है चलन मुद्रा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ करेंसी। उत्पादन के विक्रय के लिए चलन मुद्रा का विस्तार भी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में आर्थिक विकास के दौरान चलन मुद्रा में तेजी से वृद्धि की जाती रही है। नेक्स्ट, बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में बिल बाजार का विकास भी साख सुविधाओं में काफी वृद्धि करता है। नेक्स्ट, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से भी सरकार को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने में मदद मिलती है और साथ ही बैंकों को उस सीमा तक साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाती है। जितना ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अधिक होगा, बैंकों की साख निर्माण क्षमता भी उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। कृषि एवं लघु उद्योगों तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण सुविधाएं देना मौद्रिक नीति की सफलता के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट, गरीबी निवारण, पॉवर्टी एलिमिनेशन। इसके लिए अधिकाधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत में गरीबी निवारण तथा रोजगार वृद्धि के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एंड लास्ट है चयनित पुनर्वित्त एवं पुनर्कटौती सुविधा, सेलेक्टेड रीफाइनेंस एंड रीडिस्काउंट फैसिलिटी। इसका संबंध उन मौद्रिक उपाय है जो चुने हुए आर्थिक क्षेत्रों को पुनर्कटौती एवं पुनर्वित्त की व्यवस्था करते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान इन उपायों को बहुत अधिक मात्रा में प्रोत्साहित किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी उपकरण थे जिन्हें की रिजर्व बैंक इनकी सहायता से मौद्रिक नीति का संचालन करता है।